नरेंद्र मोदी के पास अभी वर्तमान में 350 सांसदों का समर्थन है। हम बताएंगे कैसे। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद एनडीए के 293 सांसद ऐसे ही आए हैं। उसके बाद जो कई खबरें आई है वह यह आई है कि टीडीपी और जदयू अलग हो जाएगी। तो क्या जो इंडी अलायंस है उसके पास 234 सीटें हैं, तो उसको बहुमत के लिए 233-34 सीटें हैं, तो 39-40 सीटें चाहिए वहां पर, 38-39 सीटें, यानी 40 सीटें का उसका व्यवस्था करना है। जबकि एनडीए को वैसी कुछ परेशानी नहीं है, बहुमत से 20-21 सीटें ज्यादा है। और इंडी अलायंस में खुद जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 100 सांसदों का भी धड़ा एक नहीं है। और एनडीए के पास, भाजपा के पास अकेले 240 सांसद हैं। तो अब यहां से जो कई बातें हैं, कई सांसद तो पहले इधर उधर अभी शुरुआती दौर में नहीं करेंगे क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। हां, अगर पूरी पार्टी इधर से उधर हो तो वह भी अभी नहीं संभव है, क्योंकि कई लोगों को पता है कि मोदी के चेहरे पर अभी भी वोट है भाजपा के पास, और भाजपा के कैडर से भी अच्छी खासी मदद मिलती है। उसमें जदयू को लेकर खूब हो हल्ला और खूब बातें की जा रही है। तो अभी तक जदयू की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान आए नहीं है, मगर जदयू का बीते एक दशकों में कल्चर ही कुछ इस प्रकार से रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, कि उन्हें अविश्वसनीयता के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही नामाकरण भी नीतीश कुमार का होता है, पलटू चाचा हो ही रहा है, वायरल भी होते हैं। कई नेता अपील कर रहे हैं टीडीपी और जदयू एक साथ अगर अलग हो जाए तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी शपथ नहीं ले पाएंगे। पर हम अभी कुछ समीकरण देख रहे थे, उसमें यह देख रहे थे इसमें कि अगर हम बात करें इंडी अलायंस के जो बड़े घटक दल हैं, तो ममता बनर्जी ने तो उसी वक्त ऐलान कर दिया था, जिनके पास अभी 29 सांसद हैं। सपा के पास तो काफी संख्या में सांसद हैं, लगभग 37, और डीएमके के पास 22। तो ये तीनों पार्टियां कैसे दावा कर सकती है कि हम इंडी अलायंस की तरफ हैं? जब नेता मानने की बात आएगी, जब नेता बनाने की बात आएगी, तो बहुत ही पेचीदा काम है यह यहां पर, क्योंकि उनमें 200 सीटें लगभग इन तीनों को जोड़कर हो रहे हैं। मतलब ये तीनों को जोड़कर 37, 29, 51 और 37, 88 और 99, 188 सीटें ही चार दलों को जोड़कर ये हो रहे हैं। फिर और 4-4 सीटें कई घटक दल हैं, वही में आम आदमी पार्टी, राजद, ऐसे कई लगभग दर्जन भर दल हैं। तो उन सभी के सांसद कितने सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, यह एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि कोई अलग अलग पार्टी में भी हैं, तो वह नरेंद्र मोदी के चेहरे से और नरेंद्र मोदी के नाम से और उनके कार्यकाल से, उनके काम करने की शैली से, उनके वक्तव्यों से कई लोग मंत्रमुग्ध ही नहीं होते हैं, उनके समर्थन में भी रहते हैं, भले ही वह किसी पार्टी में हो या ना हो। मगर यहां पर जो 99 सांसद को छोड़कर है, और उसमें भी इंडी अलायंस से अलग भी जैसे घटक दल हैं, छोटे छोटे घटक दल हैं, तो उसमें भी जो 7 निर्दलीय हैं, तो उसमें भी कई निर्दलीय सरकार के समर्थन में आ सकते हैं, या कई ने समर्थन भीतर खाने से दी भी है। अब वाईएसआर कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है, ये लोग तो किसी पार्टी में, किसी अलायंस में है ही नहीं। और अकाली दल तो कभी एनडीए भाजपा के साथ मिलकर काफी लंबे समय तक सरकार भी चलाई है, राज्य सरकारों में, केंद्र में भी। तो इस प्रकार से जो इन सभी का सीट है, हम वह देखेंगे कि धीरे धीरे करके एनडीए के पक्ष में आते हुए दिखेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है वह 240 है, और जो दूसरे नंबर की पार्टी है वह उनसे 141 सीट पीछे है, यानी 99 सीट है। कांग्रेस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। विपक्ष के नेता के तौर पर भारत के जनमानस ने, जनता ने उन्हें चुना है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्ष भी एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष का सत्ता पक्ष होता है। तो समझ सकते हैं कि, और विपक्ष के जो नेता होते हैं प्रमुख, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं वह भी एक सरकार ही है,
वैसे देश में सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं, बनी हैं, और कई लोग तो विपक्ष में आने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। विपक्ष वो सभी विपक्ष हो जाते हैं जो पहला नंबर जो जीते हुए होते हैं उसके बाद नीचे। तो कांग्रेस की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर यहां से कई लोगों का दावा है कि 40 सीटें जुगाड़ कर लेगी। पप्पू यादव अभी ऐलान कर रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर टूट कर अलग हों तो इंडी अलायंस की सरकार बन जाएगी। मगर जब निर्दलीय का जब आप जोड़ेंगे तो निर्दलीय सांसद या विधायक उधर ही जाते हैं जिधर सरकार बनने की क्षमता ज्यादा होती है, और एनडीए को स्पष्ट जनादेश इस देश की जनता ने दी है। वहीं बात करें तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का है 9 सीटें, 7 सीटें शरद पवार वाली एनसीपी, तो ये 16 सीटें, 7 निर्दलीय और वाईएसआर कांग्रेस, और 1 सीटें अगर अकाली दल का जोड़े तो 7 5 12, 9 7 16, 28। तो इस प्रकार 320 तो 21 ऐसे ही सांसद हो जा रहे हैं, और अगर तृणमूल कांग्रेस आ गई तो 350 सांसद ऐसे ही होंगे। फिर अगर सपा में टूट होती है, या सपा क्या करेगी, या कभी तृणमूल एब्सेंट हो सकती है सदन से, कभी डीएमके एब्सेंट हो सकती है, क्योंकि कोई भी यह जोखिम नहीं लेगी कि जो हिंदू विचारधारा वाली एक सरकार है इस देश में उसको नुकसान पहुंचाने की, या नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की। ये लोग सभी लोग जानते हैं कि जब वहां से अगर भाजपा को अगर कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो फिर जो उनके पक्ष में जो लोग खड़ा हुए हैं जिनको विपक्ष बनाने के लिए, तो वहां से एक टूट वहां से भी जनता में होगी। शायद जनता यह चाह रही थी कि उतना ही नुकसान पहुंचाया जाए जितना में एनडीए की सरकार सबक सीख जाए। जैसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी कई लोगों की यह नाराजगी थी, वह साफ दिखी और वह इलेक्शन में भी दिखी। मगर यहां पर कुल जोड़ जाड़ करके अगर 321 और ये सब जोड़ेंगे तो 450 सीटें हो जा रही है। तो इस प्रकार से एनडीए की सरकार काफी आसानी से सेफ है। इसलिए इस पर जितना भी हो हल्ला मचा लीजिए और जितना भी हो हल्ला कर लीजिए, तो भी एन केन प्रकरण जितने भी कयासबाजियां हैं उन सभी के बाद भी एनडीए की सरकार आसानी से बहुमत में ले आ रही है। 272 ही चाहिए। अब मान लीजिए कि 543 सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी हैं उनसे काफी अच्छी दोस्ती है नरेंद्र मोदी की, जब दोनों एक प्रधान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से, और काफी लंबा इन लोगों का राजनीतिक कह सकते हैं कि कार्यकाल है। तो इस प्रकार अगर तृणमूल कांग्रेस कहते कि हम अनुपस्थित रहेंगे सदन से, तो फिर 29 सांसद ऐसे ही घट गया। तो फिर चुनाव होगा 522 पर, 524 पर, तो 524 में तो फिर 262-63 लाना रहेगा, जो और भी आसान होगा। कहीं किसी मुद्दे पर डीएमके समर्थन न करे कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को, किसी मुद्दे पर सपा समर्थन न करे कांग्रेस को, तो ये सब चीजें होगी। इस प्रकार से हम यह नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर हो गई या कमजोर है, ऐसी कुछ हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों का एक कयास है कि नरेंद्र मोदी पहली बार इस प्रकार से तीसरी बार जो ये सरकार आई है 240 सीटें, तो 240 सीटें हम विगत 4 दशकों में भी अगर हम देखेंगे 84 के बाद वाली भी, तो कोई ऐसी दल नहीं ला रही थी। तो ये बातें हैं जिससे एनडीए की मजबूती और पुख्ता तौर पर दिखती है। हमने नहीं देखा कि 2004 में जो सरकार चली उसके पास 200 सीटें थी, 200 सीटें मतलब 240 सीटें थी। ना ही हमने 2009 वाली लोकसभा में देखी, ना हमने 1998 में देखी, ना 1999 में देखी। यह भाजपा का तीसरा बार बेहतरीन प्रदर्शन है। जब वाजपेयी की सरकार चल रही थी 1998 और 99 में, 96 में भी शपथ लिए थे, तो भी 200 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई थी, और इस बार तो 240 है। तो यह अनुमान, यह कयासबाजियां, यह तिकड़मबाजियों वाली बातों से कह सकते हैं कि ये खबरें बनाई जा सकती है। प्रामाणिकता उसमें दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रही कि एनडीए अलायंस की सरकार बन रही है, इंडिया अलायंस की, जबकि एनडीए अगर उन सभी जोड़ जुगाड़ पर अगर ध्यान दे या दे रहे होंगे, क्योंकि उनके संगठनिक क्षमता और उनके कह सकते हैं कि पकड़ पर किसी को शक नहीं है। ऐसे ही आरोप लगता है मोटा भाई मशहूर है अमित शाह का नाम, कि यहां पार्टी तोड़ दी, वहां पार्टी तोड़ दी, और तो इस प्रकार से कह सकते हैं
कि एनडीए की सरकार पूर्णतः हमें व्यक्तिगत तौर पर सेफ नहीं लग रही है। वह सेफ है, इसलिए नहीं कि हम किसी पक्षपाती नजरिए से बोल रहे हैं या किसी, अगर कांग्रेस की भी 240 सीटें होती तो हम यह आसानी से कह सकते थे कि कांग्रेस वहां पर भाजपा चाहे कितनी भी तिकड़मबाजियां कर ले वो पिछड़ जाती। हाँ, अगर कांग्रेस के अकेले के 200 से ज्यादा सीटें रहती तो यहां पर बातें समझ में आती, मगर वहां पर से पूरा टर्न करना, यह कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव लग रहे हैं अभी तक। बाकी सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी बातें हैं। हमें तो 350 का आंकड़ा एनडीए का दिख रहा है, जिस प्रकार से ये टूटा वो जूटा, तो उस हिसाब से हमें जो लगा हमने बतलाने, सुनाने और का प्रयास किया। झकास भारत के माध्यम से हम खबरें सुनाते रहते हैं, लाते रहते हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।